तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और मैं लेकर के आ गया हूं आपके लिए एमपी पुलिस कांस्टेबल 2023 25 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस, जिसमें आज हम देखने वाले हैं जी के जीएस साइंस, उसके बाद में मैथ, उसके बाद में रीजनिंग में क्या क्या परिवर्तन देखने को मिले हैं। रीजनिंग में आज बहुत बड़े परिवर्तन यहाँ पर देखने को मिले हैं, तो सारी जानकारी हम इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिए, क्योंकि लगातार 12 सितंबर तक हम इसी तरह से आपका एग्जाम एनालिसिस करवाने वाले हैं। उसके बाद में आपको फिजिकल एकेडमी में ले जाकर के फिजिकल के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। आपका रिजल्ट कब आएगा, आपका एडमिट कार्ड फाइनल कब आने वाला है, ये सारी जानकारी आपको लगातार मिलती रहेंगी। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। साथ ही साथ में अगली किसी भी शिफ्ट में आपका एग्जाम है तो आप अपने प्रश्नों को 7052547003 इस नंबर पर जरूर से जरूर सेंड करना। आज के जो प्रश्न है वो मनीष अवस्थी जी के द्वारा भेजे गए हैं। इनके 76 नंबर आए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं जी के जीएस साइंस में कौन सा प्रश्न आज पहला प्रश्न पूछा गया है। तो पहला प्रश्न है, वाटरलू का युद्ध कब हुआ था। मैंने आपको जब युद्ध वाली वीडियो पढ़ाई थी, आपको विश्व के प्रमुख युद्ध कराए थे, तो उसमें हमने बोला था कि ये वाटरलू का जो युद्ध है ये अगले 2 या 3 शिफ्ट में देखने को मिल सकता है। और कल सुबह हमने कराई थी और आज की शिफ्ट में यह प्रश्न देखने को मिल गया। 18 जून 1815 को वाटरलू का युद्ध हुआ था। इसमें हमने आपको बताया था कि ये नेपोलियन का अंतिम युद्ध था। इसमें नेपोलियन की जो है मृत्यु हो गई थी। देखिए, तो वाटरलू का युद्ध 18 जून 1815 में लड़ा गया था। नेपोलियन का यह अंतिम युद्ध था। एक तरफ फ्रांस था तो दूसरी तरफ ब्रिटेन, रूस, प्रसा, ऑस्ट्रिया, हंगरी की सेनाएं थी। ठीक है, ये सारी सेना एक तरफ थी और एक तरफ नेपोलियन था। देखिए, उसके बाद में क्या हुआ, हारने के बाद में नेपोलियन ने आत्मसमर्पण कर दिया और ये नेपोलियन का अंतिम युद्ध था। ठीक है, और प्रसा के बारे में हमने बताया था ना, प्रसा का चांसलर कौन बना था, तो बिस्मार्क प्रसा का चांसलर बना था। ये प्रश्न कल पूछा गया था कि जर्मनी का चांसलर कौन बना था, तो बिस्मार्क जो है वो जर्मनी का चांसलर बना था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, इनमें से किसे 2023 का नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया है। अब ऑप्शन तो हमारे पास में आए नहीं है, मगर 2023 में किसे किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया है वो हम देख लेते हैं किस क्षेत्र में किसको मिला है। ठीक है, तो देखिए, जेम्स एलियन और तसाकू होंजा को फिजियोलॉजी एवं मेडिकल के क्षेत्र में दिया गया है। ऑर्थर ऑस्किन जेराडो मेरो और डोना स्किटलैंड को भौतिक विज्ञान में दिया गया है। फ्रांसिस अर्नोल्ड, जॉर्ज स्मिथ और सर पीटर को रसायन विज्ञान में दिया गया है। उसके बाद में डेनिस मुकावेज और नादिया मुराद को शांति के क्षेत्र में दिया गया है। ठीक है, और विलियम डी और पॉल एम एलन को दिया गया है। ये इतने लोग हैं जिनको इस बार जो है आपका नोबेल पुरस्कार दिया गया। अब इनमें से कोई एक नाम नहीं दिया गया होगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो सब आपको पढ़ करके जाना है कि नोबेल पुरस्कार किसे मिला है और किसे नहीं मिला। तो 2023 की पूरी लिस्ट हमने आपके सामने रख दी है, इसको एक बार आप पढ़ करके जाइएगा। ठीक है, अगला देखिए, मुगल शासकों ने मध्य प्रदेश में कहां शासन किया था, या मुगल शासकों ने सर्वाधिक समय कहां पर बिताया था। तो बुरहानपुर अगर आपके ऑप्शन में दिया गया है तो ये बुरहानपुर ही आपका आंसर होगा, क्योंकि एमपी में ज्यादातर अगर मुगल शासक आए हैं तो वो बुरहानपुर में ही आए हैं। यहां पर शाहजहां भी आया था, यहां पर अकबर भी आया था, और वो लोग कहीं पर भी एमपी में गए नहीं थे। ठीक है, तो देख लीजिए, यह खान देश की राजधानी था। कौन, बुरहानपुर। इसको 14वीं शताब्दी में खान देश के फारूकी वंश के सुल्तान मलिक अहमद के पुत्र नसीर के द्वारा बसाया गया था। अकबर ने 1599 में बुरहानपुर पर अधिकार कर लिया था, तो अकबर भी यहाँ पर आया था। अकबर ने 1601 ईस्वी में खान देश को मुगल साम्राज्य में शामिल कर लिया। शाहजहां की प्रिय बेगम मुमताज की सन 1631 में जब मृत्यु हुई थी तो यहीं पर हुई थी, और जो शाहजहां है वो भी काफी समय तक, लगभग 2 वर्षों तक यहीं पर रहा था। कहां पर, बुरहानपुर में। और यह प्रश्न कल भी पूछा गया था कि शाहजहां ने अपना सर्वाधिक समय कहां पर व्यतीत किया मध्य प्रदेश में, तो बुरहानपुर में ही अपना सर्वाधिक समय व्यतीत किया। इसलिए इस प्रश्न का आंसर भी बुरहानपुर ही होने वाला है। ठीक है, मुमताज महल की पहली कब्र बुरहानपुर में ही थी। बाद में बुरहानपुर से ही इनकी कब्र को खोद करके आगरा ले जाया गया, जिसके ऊपर ताजमहल को बनवाया गया। ठीक है, आगे बढ़िए। एफसीआई का फुल फॉर्म आपसे पूछा है, तो भारतीय खाद्य निगम, ये आपका एफसीआई का फुल फॉर्म होता है। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, अगर इंग्लिश में बात करें तो एफसीआई का फुल फॉर्म है। चलिए, एफसीआई के बारे में कुछ जानकारी आपको दे देते हैं। देखिए, तो भारतीय खाद्य निगम, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया भारत का एक निगम है। भारत में खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने हेतु यह खाद्यान्नों का क्रय करके उन्हें गोदामों में भंडारित करता है। ठीक है, इसका काम है जो खाद्यान्न है उनको खरीदेंगे और उनको गोदामों में कोल्ड स्टोरेज में रखेंगे। यह सारा काम एफसीआई का है। इसका नियंत्रण एफसीआई के हाथों में होता है। ठीक है, एफसीआई की वैकेंसी वगैरह भी निकलती रहती हैं। आगे बढ़ते हैं। फलों के अध्ययन को आज क्या कहा जाता है। 2 प्रश्न आपके अध्ययन से आज पूछे गए हैं। साइंस का प्रश्न है, पोमोलॉजी कहा जाता है फलों के अध्ययन को। कई बार हमने आपको बताया है, तो इसे हम हिंदी में फल कृषि विज्ञान या फिर पोमोलॉजी कहते हैं। फल कृषि विज्ञान फलों का अध्ययन है। विशेष रूप से फल और मेवा उगाने के लिए इसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अब अगर आपसे पूछ ले भाई मेवा उगाने के लिए कौन सा विज्ञान है, तो वो भी आपका पोमोलॉजी ही है। उसके लिए अलग से परेशान नहीं होना है। फल और मेवा दोनों का अध्ययन पोमोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न,
लघु उद्योग को बढ़ावा देने के लिए किस आयोग की स्थापना की गई है? तो खादी और ग्राम उद्योग आयोग की स्थापना की गई है लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए। देखिए, कृषि एवं ग्राम उद्योग आयोग को केवीआईसी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, इसका फुल फॉर्म याद रखना, ठीक है। केवीआईसी को प्रति व्यक्ति कम निवेश में सतत ग्रामीण और गैर कृषि रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए विकेंद्रीकृत क्षेत्र के प्रमुख संगठनों में से एक के रूप में पहचाना जाता है। यह रोजगार के अवसरों की तलाश के लिए ग्रामीण जनता के शहरी क्षेत्रों में जाने से जो है रोकने में भी मदद करता है। अब मान लीजिए कोई ग्रामीण है, ठीक है, उस ग्रामीण को अगर उसके गांव में ही अवसर मिल जाए रोजगार का, तो वो अपना घर छोड़ करके शहर क्यों जाएगा? नहीं जाएगा। यही काम जो है केवीआईसी करता है और इसीलिए इसकी स्थापना की गई है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न, एफआरबीएम का गठन कब किया गया था? तो ये भी आपका एक कठिन प्रश्न पूछा गया है। ऐसे ही प्रश्न है जो आपको जीके जीएस में देखने को मिल रहे हैं, जो आपको परेशान कर रहे हैं। तो देखिए, एफआरबीएम का गठन 2003 में किया गया था। ये क्या है तो देख लीजिए। उल्लेखनीय है कि देश की राजकोषीय व्यवस्था में अनुशासन लाने के लिए तथा सरकारी खर्च तथा घाटे जैसे कारकों पर नजर रखने के लिए राजकोषीय जवाबदेही एवं बजट प्रबंधन एफआरबीएम कानून को वर्ष 2003 में तैयार किया गया था तथा जुलाई 2004 से इसे प्रभाव में लाया गया। कुल मिलाकर के जो आपका राजस्व घाटा हो रहा है, कितना खरीदा गया और कितना खर्च किया गया किसी सरकार के द्वारा, किसी राज्य सरकार के द्वारा, इस पर निगाह रखने का काम कौन करता है? एफआरबीएम करता है। 2003 में बना था और 2004 में लागू हो गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सब्जियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? यह भी प्रश्न आपका पूछा गया है। तो सब्जियों के अध्ययन को हम साकीय विज्ञान या फिर ओलेरी कल्चर कहते हैं। याद कैसे करना है? तो ऐसे याद करना, ओलेरी, क्या ले रही? सब्जी ले रही, ठीक है। तो ओलेरी कल्चर हम ऐसे याद रख सकते हैं। अब ओलेरी कल्चर के बारे में आपको कुछ जानकारी देते हैं। देखिए, तो साकीय विज्ञान यानी कि ओलेरी कल्चर सब्जियों के उत्पादन, भंडारण, प्रसंस्करण और विपणन से संबंधित विज्ञान है। इसमें फसल की स्थापना शामिल है, जिसमें खेती का चयन, बीज तैयार करना और बीज और प्रत्यारोपण द्वारा सब्जी और फलों की स्थापना करना सारा शामिल है। मतलब कुल मिलाकर के सब्जी में जो भी यहाँ पर नए नए जो आपके उद्योग लगाए जा रहे हैं सब्जियों से संबंधित है, ये सब आपके ओलेरी कल्चर के अंतर्गत आते हैं। नए नए बीज बनाए जा रहे हैं सब्जियों के, वो सब आपके ओलेरी कल्चर के अंतर्गत ही आएंगे, ठीक है। तो 2 प्रश्न आज आपके जो है कल्चर से पूछे गए थे। आगे बढ़ते हैं। लवणीय मिट्टी में कौन सा तत्व पाया जाता है? मिट्टियों से डेली प्रश्न आ रहा है। मिट्टी वाली वीडियो हमने बना दी भाई, देख लेना। उसमें हमने आपको लवणीय मिट्टी यानी कि क्षारीय मिट्टी के बारे में सारी जानकारी दी थी। तो देखिए, 2-3 प्रश्न लगातार आ रहे हैं। तो सोडियम और कैल्शियम जो है वो लवणीय मिट्टी में पाया जाता है, ठीक है। देखिए, लवणीय मिट्टी जिसे हम क्षारीय मिट्टी भी कहते हैं, वैसे क्षेत्र की मिट्टी में सोडियम, कैल्शियम एवं मैग्नीशियम की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे वह मिट्टी क्षारीय हो जाती है। क्षारीय मिट्टी का निर्माण समुद्र तटीय मैदानों में अधिक होता है। इसमें नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है, ठीक है। तो नाइट्रोजन तो इसमें कम रहेगा, लेकिन सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम इनकी मात्रा बढ़ जाती है, इसलिए इसकी क्षारकता भी बढ़ जाती है। इसे क्षारीय मिट्टी कहते हैं। बाकी सारी मिट्टियों के बारे में हम वीडियो बना चुके हैं। एक वीडियो बनाई है, सॉइल एंड क्रॉप्स बाय सक्सेस जंक्शन, सर्च कर लेंगे तो आपको मिल जाएगी। उसको जरूर देख करके जाना है। तो टेलीग्राम में जाकर के देखेंगे तो सारी वीडियो एक तरफ से आपको मिल जाएंगी। टेरिडोफाइटा को कितने वर्गों में बांटा गया है? यह प्रश्न पूछा गया था। तो टेरिडोफाइटा को 4 वर्गों में बांटा गया। अब चारों वर्ग के बारे में आपको हम संपूर्ण जानकारी तो नहीं देने वाले हैं, क्योंकि फिर भी बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, ठीक है। इतना याद रखिए, 4 वर्ग में बांटा गया है, जिसमें से मुख्य कौन सा है? तो साइक्लोप्लिस्डा जो है वो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, देख लीजिए। तो टेरिडोफाइटा को 4 वर्ग में बांटा गया, ठीक है। इसमें से मुख्य आपका साइलोप्लिस्डा है। इन्हें टेरिफाइट्स का सबसे आदिम रूप माना जाता है। ये सबसे पुराना रूप है, इसलिए ये आपके लिए जानना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनमें कोई जड़ें नहीं होती, इसमें जड़ नहीं पाई जाती है। इसके बजाय जड़ जैसी संरचनाएं मौजूद होती हैं, जिन्हें राइजोट्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इनके द्वारा उत्पन्न बीजाणु एक ही आकार एवं एक ही प्रकार का होता है, इसलिए इसे सम बीजाणु भी कहा जाता है। पादप जगत विज्ञान की वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, आप सर्च करना पादप जगत बाय सक्सेस जंक्शन। उस वीडियो में ये सारी जानकारी हम आपको दे चुके हैं। पादप जगत से 2 प्रश्न पूछे गए थे, दोनों प्रश्न आज हमको मिल गए हैं। देखिए, तो सेल्यूलोज की परत किसमें पाई जाती है? ये भी हम जब पादप जगत करा रहे थे तब हमने आपको बताया था, ठीक है ना, क्लासिफिकेशन वाली वीडियो में। तो शैवालों में सेल्यूलोज की परत पाई जाती है, जो भित्ति होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। तो शैवालों की कोशिका भित्ति द्विस्तरीय होती है। आंतरिक स्तर सेलुलोज का बना होता है और बाह्य स्तर मुख्य रूप से प्रोटोपैक्टिन का बना होता है, जो जल में अघुलनशील है। स्पेशली जो आपके हरे शैवाल होते हैं, उनकी जो कोशिका भित्ति है वो जो आपकी सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, 2022 का मैन बुकर पुरस्कार किसे दिया गया है? कल ही शाम वाली शिफ्ट में हमने आपको कराया था। कल पूछा गया था कि मैन बुकर कब से शुरू हुआ था, उसी में हमने आपको बताया था कि सेहान करुणा तिलका को 2022 का मैन बुकर पुरस्कार दिया गया है।
आज ये आपसे पूछ लिया, ठीक है। इसलिए कहते हैं पूरा एग्जाम एनालिसिस देखा कीजिए। देखिए 2022 का मैन बुकर पुरस्कार श्रीलंका के सिहान करुणातिलका को दिया गया है। बुकर पुरस्कार की स्थापना 1969 में, ये कल पूछा गया है, 1969 में इंग्लैंड की बुकर मैकोनल कंपनी के द्वारा की गई थी। इसमें 60,000 पाउंड की राशि विजेता लेखक को दी जाती है। इस पुरस्कार के लिए पहले उपन्यास की एक लंबी सूची तैयार की जाती है, फिर पुरस्कार वाले दिन इसकी घोषणा शाम के भोजन के बाद जो है इसकी घोषणा की जाती है। ये पूरी जानकारी कल हमने आपको दी थी और कल ही बताया था। सिहान करुणातिलका 2022 मैन बुकर आज पूछ लिया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पूंजीवाद क्या है, ये आपका इकोनॉमिक्स से पूछा गया है। अब देखिए पहले हम टेक्निकल लैंग्वेज देख लेते हैं कि पूंजीवाद क्या होता है, फिर सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा देंगे। देखिए तो पूंजीवाद एक आर्थिक पद्धति है जिसमें पूंजी के निजी स्वामित्व, उत्पादन के साधनों पर व्यक्तिगत नियंत्रण, स्वतंत्र औद्योगिक प्रतियोगिता और उपभोक्ता द्रव्यों के अनियंत्रित वितरण की व्यवस्था होती है। पूंजीवाद की कभी कोई निश्चित परिभाषा स्थिर नहीं हुई है। देश काल और नैतिक मूल्यों के अनुसार इसके भिन्न भिन्न रूप बनते हैं। ये तो बहुत टेक्निकल लैंग्वेज होगी, सिंपल भाषा में आपको समझाते हैं। पूंजीवाद का मतलब है प्राइवेट, ठीक है। अब प्राइवेट में क्या होता है, सारे निर्णय स्वयं हम ले सकते हैं, सारी नीतियां स्वयं हम बना सकते हैं। कोई भी नीति, कोई भी निर्णय लेना हो तो किसी और के ऊपर निर्भर नहीं रहते हैं। इसी को हम पूंजीवाद कहते हैं। पूंजीवाद की व्यवस्था कहाँ पर पाई जाती है, तो ये आपकी अमेरिका में पूंजीवादी व्यवस्था पाई जाती है, ठीक है। तो देखिए यहां पर क्या है, सारा सिस्टम प्राइवेट होता है, सरकारी नहीं होता है, सारा का सारा प्राइवेट होता है। और जो सरकारी है वो कहां पर है, तो रूस में अगर आप देखेंगे तो रूस में सारा सिस्टम सरकारी होता है, ठीक है। भारत में कौन सा है, तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया है। ये प्रश्न बनेगा आगे कि भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था चलती है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी सरकारी भी है और प्राइवेट भी है। दोनों को मिलाकर के साम्यवादी और पूंजीवादी दोनों अर्थव्यवस्था को मिलाकर के मिश्रित अर्थव्यवस्था बनती है जो भारत में चलती है, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीरता के क्षेत्र में तीसरा सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है जो राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। अब देखिए यहां पर लोगों में कंफ्यूजन है क्योंकि ये प्रश्न सही से हमको नहीं मिल पाया है। और इसमें यह होना चाहिए था कि शांति के क्षेत्र में या फिर युद्ध क्षेत्र में। तो ये अगर पता होता कि शांति के क्षेत्र में तीसरा कौन सा बड़ा है, युद्ध क्षेत्र में कौन सा बड़ा है, तो हम आपको आंसर बता सकते थे। लेकिन हम आपको शांति और युद्ध दोनों का बता दे रहे हैं। देखिए अगर युद्धकालीन की बात करते हैं तो सबसे बड़ा कौन है, परमवीर चक्र है, भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है। यह पुरस्कार दुश्मन की उपस्थिति में वीरता का प्रदर्शन करने के लिए दिया जाता है। यानी जब आपका युद्ध हो रहा हो उस समय अगर आप अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो परमवीर चक्र मिलेगा पहले नंबर पर। उसके बाद में महावीर चक्र दूसरा सबसे बड़ा सैन्य पुरस्कार है। यानी कि अगर आप युद्ध में लड़ रहे हैं और आपको वीरगति की प्राप्ति हुई है तो दूसरे नंबर का कौन सा है, वो आपका महावीर चक्र होता है। ये चाहे कहीं भी समुद्र में हो या हवा में हो, जमीन पर हो, कहीं पर भी आपने वीरता दिखाई है तो आपको मिलेगा युद्ध के टाइम पर, ठीक है। और तीसरा होता है वीर चक्र। युद्धकालीन तीसरा सबसे बड़ा चक्र कौन सा है, वीर चक्र है, ठीक है। युद्धकालीन वीरता पुरस्कारों में पूर्वता में तीसरा सर्वोच्च सम्मान वीर चक्र होता है, ठीक है। ये आपका युद्धकालीन हो गया। अब अगर आपको शांतिकालीन दिया गया होगा तो शांतिकालीन में सबसे बड़ा चक्र कौन सा होता है, सबसे बड़ा पुरस्कार अशोक चक्र पुरस्कार होता है शांति के क्षेत्र में, ठीक है। उसके बाद में कीर्ति चक्र का स्थान आता है, फिर आपका शौर्य चक्र आता है। ये हमने तीन तीन दोनों के बता दिए, शांति के भी बता दिए और युद्ध के भी बता दिए। अब आपके क्वेश्चन में कौन सा पूछा गया था उस हिसाब से आप समझ सकते हैं और आगे पूछा जाएगा तो इसमें से आप आंसर भी लगा सकते हैं। इसीलिए हम आपको पूरी जानकारी डिटेल में दे दी है। हृदय दिवस आपका कब मनाया जाता है, यह प्रश्न आपका पूछा गया है। तो 29 सितंबर को 29 दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, तो देखिए हृदय की बीमारियों एवं हृदय की देखभाल में जागरूकता लाने के लिए प्रतिवर्ष 29 सितंबर को हृदय दिवस मनाया जाता है। हृदय के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो हृदय के अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहा जाता है, हृदय विज्ञान कहा जाता है। यह आप याद रखिए क्योंकि आगे प्रश्न इसका बन सकता है, क्योंकि आज 2 प्रश्न अध्ययन से बने हैं, ठीक है। चलिए अब सीधे बढ़ते हैं मैथ की ओर। मैथ में कुछ प्रश्न हमको मिल गए हैं तो उनके बारे में आपको हम जानकारी देने वाले हैं। एलसीएम एचसीएफ का 2 प्रश्न बड़े ही सिंपल पूछे गए थे। एक तो आपसे 60 एवं 120 का एलसीएम पूछा था, दूसरा 60 एवं 120 का एचसीएफ पूछा था। तो 2 नंबर तो भाई यहां से पक्के हो ही गए थे, ठीक है। अब इसमें यह कह दिया था, बताइए आवाज गुणन विधि से सॉल्व करके बताइए। भाई एलसीएम तो एलसीएम निकालना है, चाहे आवाज गुणन विधि कर लो चाहे कोई विधि कर लो। तो एलसीएम एचसीएफ आपसे पूछा गया था, ठीक है। उसके बाद में एक आपका अलजेब्रा का प्रश्न देख लीजिए। ये प्रश्न कुछ इस तरह से है, a की पावर x बराबर b है, ठीक है, b की पावर y बराबर z है। तो x y z का मान आपको बताना था। यह प्रश्न आपका पूछा गया था, कल भी इस टाइप का प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। उसके बाद में देखिए मार्क प्राइस आपकी 160 रुपए है, सेलिंग प्राइस 154 रुपए है। तो कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, यह आज आपसे प्रश्न पूछा गया था प्रॉफिट एंड लॉस का, ठीक है। अगला देखिए सीआई का मूलधन 1200 रुपए है, चक्रवर्ती ब्याज 1348 रुपए है, समय है 2 वर्ष। तो दर क्या होगी, रेट क्या होगी, यह आपसे पूछा गया था। जो भी प्रश्न आप सॉल्व कर सकें उसका कमेंट बॉक्स में
आंसर जरूर देना, ठीक है। उसके बाद में 9 से विभाज्य कौन सी संख्या है, ये आपसे एक प्रश्न ही विभाज्यता का पूछा गया था, ठीक है। टाइम और डिस्टेंस के 2 से 3 प्रश्न बता रहे हैं कि टाइम और डिस्टेंस से पूछे जा रहे हैं, तो इसकी प्रैक्टिस करके जाइए भाई। टाइम और डिस्टेंस, समय कार्य का प्रश्न, समय और टाइम एंड वर्क, समय और कार्य का प्रश्न आगे बढ़ेंगे, आगे प्रश्नों की संख्या बढ़ेगी। उसके बाद में गोला और वृत्त का क्षेत्रफल निकालने से एक एक प्रश्न आपसे पूछा गया था, मेंसुरेशन का यह पार्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद बॉडमास की बात कर लेते हैं। 2 प्रश्न आपके बॉडमास से आज पूछे गए हैं। अलजेब्रा के 2 प्रश्न पूछे हैं, एक हमको मिल गया था, एक नहीं मिला है। एक आपका AQ प्लस BQ वाले सूत्र पर आधारित था, उसको आप देख करके जाना। एक प्रश्न आपका घातांक एवं करनी से पूछा गया था। कल आपके 3 थे, लेकिन आज एक प्रश्न पूछा है। एलसीएम एचसीएफ से 3 प्रश्न थे, जिनमें से 2 तो वही थे जो हम आपको ऊपर बता करके आ रहे हैं, सिंपल वाले, और एक आपका घंटी वाला प्रश्न पूछा गया था। उसके परसेंटेज की बात करते हैं तो 4 से 5 प्रश्न परसेंटेज के हैं। परसेंटेज के प्रश्नों की संख्या बढ़ रही है भाई, अच्छे से प्रैक्टिस करके आना है, सिंपल प्रश्न ही पूछे जा रहे हैं। उसके बाद CI और SI की बात करते हैं तो मात्र 2 प्रश्न CI और SI से पूछे गए हैं, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट से। इसमें भी सिंपल प्रश्न पूछा, जिसका एक प्रश्न तो हमने आपको ऊपर बता दिया है, एक और प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। उसके बाद प्रॉफिट लॉस से 3 से 4 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जिसमें हमने एक प्रश्न आपको ऊपर बता दिया है। उसके बाद में एक मिनट, सिंपलीफिकेशन से भी आपके 2 प्रश्न आज पूछे गए हैं, ठीक है। उसके बाद में आपके मिक्सचर से 3 प्रश्न पूछे गए हैं, मिक्सचर एलिगेशन से 2 प्रश्न आज आपके आयु वाले पूछे गए हैं, वो भी रेशियो में पूछा गया है, ठीक है। और 2 प्रश्न मेंसुरेशन के कौन से हैं, गोला और वृत्त वाले, हमने आपको बता दिया। एवरेज से एक प्रश्न पूछा गया था, जिसमें औसत गति पूछी गई थी, ठीक है। औसत गति पूछी गई थी, 400 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 50 किलोमीटर की दूरी तय करता है, फिर वापस आता है, बताइए औसत गति क्या होगी। तो 2xy अपॉन x प्लस वाई वाला सूत्र लग करके आंसर आ जाएगा, ठीक है। रेशियो आपका 2 से 3 प्रश्न आपके रेशियो और प्रोपोर्शन के पूछे जा रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 2 प्रश्न आपके ज्योमेट्री के आ रहे हैं, उनमें कोण पूछा जा रहा है और ज़्यादातर प्रश्न ज्योमेट्री वाले गलत आ रहे हैं, ठीक है ना। चलिए रीजनिंग की बात करते हैं भाई। घड़ी के प्रश्नों की संख्या कम हो गई है, और अब क्या क्या ऐड किया गया है वो हम आपको बताने वाले हैं। एकमात्र प्रश्न घड़ी का पूछा गया था, 6 और 7 के बीच में कितनी बार जो घड़ी की सुइयां हैं वो संपाती होंगी। संपाती का मतलब एक दूसरे के ऊपर होंगी, ये प्रश्न आज पूछा गया था, एकमात्र प्रश्न, ठीक है। उसके बाद में कैलेंडर से प्रश्न पूछा था, 2 अक्टूबर 1869 को कौन सा दिन था, गांधी जी का जन्म हुआ था, इस दिन कौन सा दिन था, ठीक है। उसके बाद में एक आपसे पूछा गया था दिन का पता लगाने के लिए, और वो दिन का पता लगाने वाला क्वेश्चन शायद हमारे पास में कहीं पर लिखा हुआ है, अभी 1 मिनट में हम आपको बता देते हैं। देखिए, जो दिन का प्रश्न था वो था कि कल के 2 दिन बाद शुक्रवार है, तो परसों के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा, ये प्रश्न पूछा गया था आज आपका दिन का पता लगाने के लिए, ठीक है। उसके बाद में कोडिंग डिकोडिंग से 5 से 6 प्रश्न आपके पूछे गए हैं। अब यहाँ पर जो संख्या बढ़ी है वो है आपकी इनइक्वलिटी के नए प्रश्न ऐड हो गए हैं, 2 प्रश्न पूछे गए हैं, ये प्रश्नों की संख्या बढ़ेगी। वही A बड़ा है B से, B बड़ा है C से, ऐसे जो प्रश्न आते हैं वो यहाँ पर 2 प्रश्न आज पूछे गए हैं, ठीक है। इनकी प्रैक्टिस करके जाना, टाइम मिलेगा तो हम आपके लिए इसकी ट्रिक वाली वीडियो बना देंगे, क्योंकि आगे इनके 4 से 5 प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं इनइक्वलिटी का। ये भी अपना भाई सब्जेक्ट ही है, इनइक्वलिटी में भी अपन पारंगत है, ठीक है। उसके बाद ओपन डाइस से 2 प्रश्न पूछे गए हैं, डाइस की संख्या भी बढ़ रही है, कल 1 पूछा था, आज 2 पूछ लिया है। ओपन डाइस का मतलब ऐसे जो बना रहता है खाना खाना, ठीक है। उसके बाद में ऐसे ऐसे फिर बोलता है भाई 2 के विपरीत कौन सा होगा, 4 के विपरीत कौन सा होगा, तो जो ओपन डाइस है वहां से 2 प्रश्न पूछे गए हैं। एक प्रश्न आपका बोला था कि ऐसे मतलब मगर को मछली कहा जाता है, मछली को पक्षी कहा जाता है, पक्षी को मोर कहा जाता है, मोर को मुर्गा कहते हैं, तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या हो जाएगा। इस हिसाब से जो प्रश्न आते हैं तो मुर्गा इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशन से आपके 2 प्रश्न आ रहे हैं, जिनमें आपको जो आपके चिन्ह होते हैं उनको चिन्ह परिवर्तित करके गुणा भाग में परिवर्तित करने वाला होता है, वहां से। सिटिंग अरेंजमेंट का कोई प्रश्न आज नहीं पूछा गया है। डायरेक्शन के 2 प्रश्न आज आपके पूछे गए हैं। आइदर और नाइदर नॉर का सिस्टम खत्म हो चुका भाई, एक भी प्रश्न आइदर और नाइदर नॉर से नहीं आया है, कल भी नहीं आया था और आज भी नहीं आया, यानी कि एक बार आज हम शाम वाली शिफ्ट तक और वेट करेंगे, अगर नहीं आता है तो फिर आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मिसिंग लेटर से लेकिन प्रश्न लगातार बन रहे हैं, 3 प्रश्न लगातार बन रहे हैं मिसिंग लेटर से। रैंकिंग से 2 प्रश्न आज आपसे, ये आपका चतुर्भुज काउंटिंग, वर्ग नहीं चतुर्भुज काउंटिंग का प्रश्न पूछा गया था आज आपसे, ठीक है। इनमें से कितने चतुर्भुज हैं, तो चतुर्भुज काउंटिंग का प्रश्न पूछा गया था। वाटर और मिरर में से सिर्फ 2 प्रश्न पूछे गए हैं। त्रिभुज काउंटिंग के लगभग 3 से 4 प्रश्न त्रिभुज काउंटिंग के पूछे, इनमें 2 प्रश्न आपके त्रिभुज काउंटिंग के थे, एक आपका वर्ग काउंटिंग का था और एक में आपका सम चतुर्भुज आपसे पूछा गया था, ठीक है। चलिए, उसके बाद 2 प्रश्न आपके नंबर सीरीज के आ रहे हैं। अल्फाबेट सीरीज के 5 प्रश्न, एक प्रश्न आपका साइलॉग का और कथन निष्कर्ष से 2 प्रश्न आपके पूछे गए हैं। ये आपका रीजनिंग का पूरा सिस्टम हो गया। ओवरऑल बात कर लेते हैं तो देखिए, जीके जीएस के 24 प्रश्न आज पूछे गए हैं, साइंस के 11 प्रश्न पूछे गए हैं, मैथ के 31 प्रश्न और रीजनिंग के 33 प्रश्न कुल मिलाकर के पूछे गए हैं। इस तरह से आपके 100 नंबर पूरे हो जाते हैं, ठीक है। टॉप 5 स्कोर आज की बात करते हैं तो 80, 78, 75,
74 और 70 ये आज के टॉप 5 स्कोर रहे हैं। मॉडरेट मतलब एक कह सकते हैं ईजी टू मॉडरेट, यानी ज़्यादा कठिन भी नहीं है और ज़्यादा सरल भी नहीं है। कट ऑफ की बात करते हैं तो 73 और 74 के आसपास जो लोग हैं वो अपनी तैयारी कर सकते हैं। 73 से लेकर के 75 तक वाले जितने भी हैं वो अपने फिजिकल की तैयारी में लग सकते हैं। ठीक है, सजेशन की बात करें तो भाई इनइक्वलिटी की वीडियो जल्दी हम लेकर के आने वाले हैं। हो सकता है कल सुबह आपको इनइक्वलिटी की वीडियो मिल जाए। उसके बाद में वर्ल्ड हिस्ट्री की वीडियो जरूर देख करके जाइए। कल सुबह हमने अपलोड की थी, वहां से लगातार प्रश्न बन रहे हैं। कल भी शाम को बिस्मार्क वाला प्रश्न आया था और आज भी इस शिफ्ट में वाटरलू वाला प्रश्न आया है। सारे युद्धों को हमने कवर किया है, सारे एकीकरण को हमने उस वीडियो में कवर किया, तो देख करके जाना। ठीक है, पादप जगत वाली वीडियो देख लेना, वहां से लगातार प्रश्न आ रहे हैं। काउंटिंग ऑफ फिगर को आपको देख करके जाना। इकोनॉमिक्स की जो हमारी वीडियो है सर्च करना, इकोनॉमिक्स बाय सक्सेस जंक्शन, उसको भी पढ़ करके जाना। और थोड़ा बहुत करंट अफेयर 2022 के पुरस्कार लगातार पूछे जा रहे हैं, उनको आपको देख करके जाना है। बाकी ये पूरा सिस्टम आपका एग्जाम एनालिसिस से ही कवर हो जाएगा अगर आप लगातार एग्जाम एनालिसिस अंत तक देखते रहेंगे। ठीक है, अब भाई ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाती है। कल शाम को हमने पीडीएफ अपलोड कर दी है। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है सक्सेस जंक्शन लाइव। ये आपका डिस्कस ग्रुप है, यहाँ पर आपको फ्री में स्टडी मटेरियल मिल जाता है, जैसे कि राकेश यादव सर के क्लास नोट्स मिल जाएंगे, किरण की बहुत सारी किताबें मिल जाएंगी, हिंदी की, इंग्लिश की, मैथ की, सबकी किताब किरण वाली मिल जाएगी, आदित्य पटेल सर की किताब मिल जाएगी, आदित्य रंजन सर की किताब मिल जाएगी। सारी किताबें फ्री ऑफ कॉस्ट में उपलब्ध हैं। आबकारी, पटवारी और वन रक्षक तीनों के पेपर भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, तो उनको भी आपको देख करके जाना है। साइंस वाले प्रश्न भाई, ठीक है, अब इतना आपके लिए कर दिया। आपका फर्ज है भाई, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के पास में जिनका आगे एग्जाम होने वाला है, और हर ग्रुप में भी इसको शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिए। अगली किसी भी शिफ्ट में आपका एग्जाम हो तो आपसे निवेदन है कि अपने प्रश्नों को, ये नंबर हम आपको दिखा रहे हैं 7052547003, इस नंबर पर आपको 1 घंटे के भीतर भीतर या 1 से 1.5 घंटे में आपको सेंड कर देना है। मिलते हैं सेकंड शिफ्ट के एग्जाम एनालिसिस में, जो आपका 12:30 से 2:30 बजे तक है, समाप्त होगा 2:30 बजे, और हमारे पास क्वेश्चन 3:30 बजे तक आ जाएंगे, और 4:30 बजे तक आपके सामने वीडियो आ जाएगी। सबसे तेज, सबसे फास्ट और सबसे ऑथेंटिक रियल 100% क्वेश्चन आपको अपने चैनल सक्सेस जंक्शन पर मिलते हैं। तो मिलते हैं सेकंड शिफ्ट के एग्जाम एनालिसिस में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।